नमस्कार। आज हम लोग जो है मुगल बादशाह अकबर के बारे में पढ़ेंगे। आपको बता दूं, जो भारतीय इतिहास के शासकों में जो है मुगल बादशाह अकबर का जो है विशेष स्थान प्राप्त है। इसको पहले हम लोग इनके प्रारंभिक जीवन पे एक नज़र डालते हैं। प्रारंभिक जीवन, हेडिंग डालिए, प्रारंभिक जीवन। प्रारंभिक जीवन की जहाँ तक बात करें तो उसका जन्म की कहानी आपको हम बता चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार उसका जन्म जो है अमरकोट, जन्म जो है अमरकोट के राणा विरसल के महल में। विरसल के महल में जो है हुमायूं निर्वासन का काल है। ये विरसल के महल में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। उसका प्रारंभिक जीवन जो है कठिनाई से भरा हुआ था, क्योंकि उसके पिता जो है हुमायूं का जो है ये जो काल है निर्वासन का काल था। अकबर ने अपने बाल्यकाल में ही जो है गजनी और लाहौर के सूबेदार के रूप में कार्य किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अकबर जो है प्रारंभिक जीवन में सूबेदार के रूप में काम किया था। कहाँ पे? गजनी प्लस लाहौर में। और इस समय जो है ये सूबेदार तो ये था, और इस समय संरक्षक जो था, इस समय बैरम खां उसका संरक्षक था, ये भी ध्यान रखिए। संरक्षक बैरम खां। और आपको बता दूं, जो हुमायूं के मृत्यु के अवसर पर जो है अकबर पंजाब के सूबेदार हुमायूं के मृत्यु के समय अकबर जो है पंजाब के सूबेदार सिकंदर सूर से युद्ध कर रहा था। अकबर युद्ध कर रहा था किससे? पंजाब सूबेदार, नाम क्या था पंजाब के सूबेदार का? सिकंदर सूर। सिकंदर सूर से युद्ध कर रहा था। और आपको बता दूं, यही युद्ध के इसी टाइम में खबर होता है, जो मतलब हुमायूं की मृत्यु हो गई है पुस्तकालय से गिरने से, तो इसी स्थान पर जो है कलानौर में ही जो है 14 फरवरी और 1556 ईस्वी को जो है अकबर के राज्याभिषेक करके बादशाह घोषित करवा दिए जाते हैं। यहीं पे 14 फरवरी 1556 को ही अकबर का राज्याभिषेक करवा दिया जाता है। क्लियर बात? तो अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी में पंजाब के कलानौर, जो कि अब गुरदासपुर भी कहलाता है, बैरम खां के द्वारा करवा दिया जाता है। और बैरम खां को अकबर का
वजीर नियुक्त किया गया है। और अभिषेक जो है मिर्जा अब्दुल कासिम ने बैरम खां की देखरेख में किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका अभिषेक किसने किया था, कहीं सवाल पूछ ले। एक मिनट आइए, नेक्स्ट पेज से ही देख लेते हैं। राजाभिषेक तो हुआ ही, वजीर नियुक्त किया गया किसको, वजीर बैरम खां। बैरम खां को नियुक्त किया गया। और अभिषेक जो है मिर्जा अब्दुल कासिम, मिर्जा अब्दुल कासिम ने जो है बैरम खां की देखरेख में करता है। क्लियर बात। और प्रारंभिक जीवन की जब बात किए ही तो 25 या 26 अक्टूबर को जो है में जो इसका मृत्यु भी हो जाता है। खैर मृत्यु की बात बाद में कर लेंगे। तो ये हो गई इनकी प्रारंभिक बात। अब हम बात करते हैं एक पानीपत के द्वितीय युद्ध की चर्चा करते हैं। हेडिंग डालिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध। आपको बता दूं, जो यह युद्ध जो है 5 नवंबर 1556 एडी को जो है अकबर नहीं लिखता हूं, नहीं तो रहने दीजिए। अकबर के संरक्षक कौन रहते हैं, बैरम खां। अकबर वर्सेस आदिल शाह सूर, मोहम्मद आदिल, नाम याद आ गया होगा, मोहम्मद आदिल शाह सूर के बीच हुआ है। और अकबर के संरक्षक कौन रहते हैं, बैरम खां। और मोहम्मद आदिल शाह के सेनापति हेमू। तो मेनली इन दोनों के बीच, अकबर के संरक्षक बैरम खां और हेमू के बीच जो है, अकबर के संरक्षक बैरम खां और मोहम्मद आदिल सूर के प्रधानमंत्री थे, ये प्रधान सेनापति थे हेमू, इनके बीच जो है ये पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। जिसमें होता क्या है, जो बैरम खां विजय प्राप्त कर लेता है और हेमू पराजित हो जाता है। दरअसल आपको बता दूं, जो हुमायूं की मृत्यु के बाद जो है हेमू दिल्ली पर अधिकार कर लिया था और स्वयं को जो है स्वतंत्र शासक घोषित करके जो है विक्रमादित्य की उपाधि, आपको ये चीज कहना नहीं बता चुका हूं, विक्रमादित्य की उपाधि भी ले लिया था। तो हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला जो है ये 14वां और अंतिम शासक था, ये भी ध्यान रखिएगा। 14वां प्लस अंतिम शासक था उपाधि धारण करने वाला विक्रमादित्य। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट, ये बात आपको बता दी है। बैरम खां जो थे मुगलों की काफी सेवा करता है और दरबार में उसका प्रभाव भी था। लेकिन होता क्या है, जो 1560 ईस्वी में इसका बैरम खां का पतन हो जाता है, 1560 ईस्वी में, ठीक है। 1560 ईस्वी में इसका पतन हो गया है।
दरबार में बैरम खां, इसका वजह भी रहा है, वजह क्या रह देगा आपको बता रहा हूँ। दरबार में बैरम खां के बढ़ते प्रभाव के कारण जो है उसके विरोधी जो है उससे ईर्ष्या करने लगते, जलने लगे, और अकबर को उसके विरुद्ध शिकायतें भी मिलने लगी। स्वयं अकबर भी अब राज्य के मामलों में जो है मतलब बड़ा हो गया था, तो ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाने में के लिए उतावला हो रहे थे, इच्छुक भी थे। तो अकबर जो है 1560 ईस्वी में उसे जो है बैरम खां को कार्य मुक्त कर देता है, कार्य मुक्त कर देता है। ठीक है, अब कार्य मुक्त जो कर दिया तो फिर जो है बंदा इतना दिन मतलब बॉस की तरह रहा तो कैसे रहेगा भाई। तो बैरम खां ने इस निर्णय से अप्रसन्न हो जाता है और विद्रोह कर देता है। कार्य मुक्त करने के बाद ये अप्रसन्न होकर क्या कर देता है, विद्रोह कर डालता है, विद्रोह कर डालता है अकबर के खिलाफ। लेकिन विद्रोह क्या होता है, विद्रोह असफल हो रहता है, असफल हो जाता है। और 1561 ईस्वी में उसने फिर 1561 ईस्वी में जो है अकबर इन्हें बोला जो आप कहीं का सूबेदार बन जाइए या मक्का चले जाइए। तो इसने मक्का को चुना और अकबर के कहने पर ये जो है मक्का जाने के लिए तैयार हुआ। और मक्का यात्रा करने के दौरान ही जो है पाटन जगह का नाम है, गुजरात में पड़ता है पाटन नामक स्थान पर जो है बैरम खां की हत्या मुबारक खां कर देता है। पाटन के स्थान पर जो है इसकी हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा भाई, तो हत्या किया जाता है मुबारक खां के द्वारा। मुबारक खां के द्वारा जो है बैरम खां की हत्या कर दी जाती है। तो अब इसका हत्या हो जाता है। हत्या होने के बाद अकबर ने बैरम खां की पत्नी का नाम था सलीमा बेगम। इससे निकाह कर लेते हैं, सलीमा बेगम। इससे अकबर क्या करते हैं, अकबर इससे निकाह कर लेते हैं। निकाह कर लेते हैं और इसके एक बेटे भी थे, पुत्र का नाम था अब्दुल। इसको जो है गोद ले लेता है। क्लियर बात, गोद लेकर लेता है। और इसी अब्दुल को आगे चलकर जो है खान ए खाना की उपाधि से भी नवाजा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। खान ए खाना की उपाधि भी दिया गया है। क्लियर बात। तो ये रही पानीपत की युद्ध से संबंधित और बैरम खां की कहानी। अब देखिए क्या होता है। 1560-62 ईस्वी के काल को जो है पेटीकोट शासन के नाम से जाना गया और उसको पर्दा शासन भी बोलते हैं। आइए इसको देख लेते हैं एक बार। अच्छा हाँ, एक चीज आपको बता दूं, जो ऑपरेशन हो जाते हैं और विद्रोह कर डालते हैं तो इन दोनों के बीच युद्ध हो जाता है। अकबर के संरक्षक जो मतलब बैरम खां और अकबर, तो दोनों के बीच जो है तिलवारा नामक स्थान पर एक युद्ध होता है। ये विद्रोह करता है तो एक युद्ध होता है, युद्ध। और ये युद्ध जो होता है ये तिलवारा नामक जगह पे एक युद्ध होता है। और ये इसीलिए इसे जो है तिलवारा का युद्ध भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर सवाल आपसे पूछा जाए तिलवारा का युद्ध तो समझ जाइएगा जो वही बैरम खां जो विद्रोह करता है उसी को तिलवारा का युद्ध बोलते हैं। ठीक है, चलिए 61 तक की कहानी आप समझ चुके हैं। अब जो है पर्दा शासन हेडिंग डाल दीजिए, पर्दा शासन।
कि पर्दा शासन की कहानी क्या है भाई? पर्दा शासन की कहानी ये है जो 1560 62 ईस्वी के काल को जो है पेटीकोट शासन या पर्दा शासन, पेटीकोट शासन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि जो इस टाइम में जो है, इस दौरान शासन में माहम अनगा, इसमें माहम अनगा शासन में माहम अनगा प्लस अंतःपुर की महिलाओं, जो भी बात रहा हो भाई, क्योंकि पुरुषों की कमजोरी है महिलाएं, समझ रहे हैं ना? हाँ, महिलाओं, अंतःपुर की महिलाओं का, इन दोनों का जो है शासन में दबदबा था। इस काल में शासन में दबदबा, ठीक है। लेकिन 1561 ईस्वी में अधम खां की मृत्यु, 1500 शासन में दबदबा था, पेटीकोट शासन की अगर बात करें तो इसीलिए जो है इसे पेटीकोट शासन कहा गया, दबदबा था। अब इससे निपटा कैसे? तो 1561 ईस्वी में जो है, ईस्वी में माहम अनगा का पुत्र थे, माहम अनगा का पुत्र जिनका नाम था अधम खां। अधम खां इसका मृत्यु हो जाता है, ठीक है। और 1562 ईस्वी में, 1562 ईस्वी में जो है माहम अनगा की भी मृत्यु हो जाती है, माहम अनगा का ही मृत्यु हो जाता है। अब इन दोनों के मृत्यु जो हो जाते हैं, तो इसका प्रभाव जो है शासन से समाप्त हो जाता है, पेटीकोट शासन यहीं पे समाप्त हो जाता है। आपको बता दूं जो कहानी है, हालांकि हम इसको मालवा विजय जो करेंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे, जो मालवा अभियान का नेतृत्व जो है माहम अनगा के पुत्र यही अधम खां जो है करता है, और उसने जो है बाज बहादुर को पराजित कर लेता है और मालवा पर अधिकार कर लेता है। और अधम खां जो है काफ़ी लूट धन प्राप्त कर लिया था इसमें, तो इसे मुगल खजाने में जमा करने से जो है बंदा मना कर दिया, और मना कर दिया तो इस सब से नाराज हो गया अकबर। तो वह जो है स्वयं मालवा पहुंचता है और अधम खां को जो मृत्युदंड देकर जो है मृत्युदंड दे देता है यहीं पे। तो यही कहानी है इसका, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अकबर की। अब साम्राज्य विस्तार कैसा रहा है इसका, तो हेडिंग डालिए। अच्छा, उसके पहले अकबर के राजत्व सिद्धांत की बात करें। अकबर के राजत्व सिद्धांत, सबके राजत्व सिद्धांत पढ़े हैं, थोड़ा अकबर के भी राजत्व सिद्धांत पे एक नजर डालते हैं। अकबर का राजत्व सिद्धांत, राजत्व सिद्धांत। अकबर के राजत्व सिद्धांत के अनुसार जो है ऐसा था, जो राजा के पद को दैवीय माना जाता था, माना गया है। राजा का जो पद होता था इसको दैवीय माना गया। और राजा को दैवीय प्रकाश माना, जिसके आगे जो है सबका मतलब झुकना अनिवार्य था, ठीक है। अकबर के राजत्व जो था ये उदार निरंकुशता पर आधारित था, उदार निरंकुशता।
उदार निरंकुशता पर आधारित। राजनीतिक व्यवस्था पर कट्टरवाद का प्रभाव जो है कम देखा गया है। कट्टरवाद का प्रभाव जो है, कट्टरवाद का प्रभाव ये कम देखा गया है। और शासक जो है जनहित संबंधी अपने कर्तव्यों के प्रति जो है मतलब बड़ा सजग रहते थे, ऐसा भी देखा गया। प्रजा के लिए जो है मतलब पितृवत प्रेम, सत्य असत्य के विवेक, ये सब भी शामिल थे। पितृवत प्रेम, सत्य असत्य का विवेक, ये सब शामिल था। तो अकबर के राजत्व सिद्धांत। अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट, बहुत इधर उधर बात किए। अब एम्पायर का एक्सपेंशन कैसे किया है, यानी साम्राज्य विस्तार क्या रहा है। हेडिंग डालिए, साम्राज्य विस्तार, अकबर द्वारा साम्राज्य विस्तार। अकबर पढ़ रहे हैं तो अकबर द्वारा होगा ना भाई, साम्राज्य विस्तार, ठीक है। एम्पायर एक्सपेंशन, आपको बता दूं जो अकबर के प्रारंभिक समय में ही जो है मुगल उत्तरी भारत के एक छोटे भाग तक ही सीमित रहा था। और मालवा, गुजरात, मालवा लिख देता हूं उसको, मालवा, गुजरात, बिहार बंगाल और उड़ीसा और राजपुताना इस समय स्वतंत्र था भाई। राजपुताना जो है अभी स्वतंत्र थे, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये सब स्वतंत्र थे अभी। तो अपनी स्वतंत्र, तो अपनी शुरुआती समस्याओं के समाधान और आंतरिक रूप से साम्राज्य को मजबूत करने के बाद जो है अकबर ने मुगल साम्राज्य के क्षेत्रीय विस्तार की नीति को ये अपनाता है। जो अब क्षेत्रीय विस्तार पे ध्यान दिया जाए। क्षेत्रीय विस्तार के क्रम में जो है, अब ये आपको बता दिए हैं, जो मालवा, गुजरात, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और राजपुताना, ये लोग जो थे स्वतंत्र थे। तो अब इसको क्षेत्रीय विस्तार करना है। क्षेत्रीय विस्तार करना है तो भाई इसके लिए तो मतलब युद्ध भी होगा, सैन्य प्रक्रिया भी चलेगी। तो इस क्रम में जो है, क्षेत्रीय विस्तार के क्रम में जो है, उसने 1561 ईस्वी में जो है मालवा से अपनी विजय अभियान की शुरुआत करता है। 1561 ईस्वी में मालवा से अपने विजय अभियान की शुरुआत करता है। और मालवा से शुरुआत, सवाल पूछा जाता है इसलिए लिख रहा हूं भाई। मालवा से अपने विजय अभियान की शुरुआत करता है और ये 1600 आते आते यहाँ से शुरुआत करता है और 1601 ईस्वी में जो है 1601 ईस्वी तक असीरगढ़ के विजय तक जो है इसे जारी रखा है। असीरगढ़ के विजय तक जारी रखा है। अब आपको हम देखिए कितना मजा आएगा, जारी रखा है। तो अब इन पीरियड के बीच में, यानी 1561 से 1601 के बीच में जो है
कितने प्रदेश पर जो है ये सैन्य अभियान किए हैं, ये जानना जरूरी हो गया है और सवाल यहाँ से पूछ सकता है। तो हम लोग जो है एक नज़र सभी प्रदेश पर डाल लेते हैं, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट रहेंगे, जैसे मालवा विजय जो है, बिहार बंगाल विजय है, इनको अच्छे से जान लेंगे, है ना। तो 1561 से 1601 के बीच में मतलब अकबर के कौन कौन से सैन्य अभियान हुए इसको देखिए। आइए, अकबर के क्षेत्रीय विस्तार के क्रम में जो सैन्य अभियान हुए हैं इसको देखिए। हेडिंग डाल लीजिए, अकबर के सैन्य अभियान। सैन्य खट क्यों कर रहा है भाई, अकबर के सैन्य अभियान, ठीक है। 1561 से हम लोगों को 1601 ईस्वी तक पहुंचना है, तो आराम से पहुंचते चलिए। 1561 ईस्वी में किस प्रदेश में? मालवा, मालवा विजय। और मालवा के शासक कौन रहते हैं भाई? तो मालवा के शासक रहते हैं, मालवा के शासक रहते हैं बाज बहादुर, बाज बहादुर, ठीक है। और मुगल सेनापति कौन थे? तो मुगल सेनापति जो थे, मुगल सेनापति इनके टाइम में अधम खां को कहानी सुनाए भी अभी, अधम खां की, अधम खां और इसके साथ में था पीर मोहम्मद, पीर मोहम्मद, ठीक है, 1561 में। फिर 1562 ईस्वी में जो है मालवा के बाद जो है ये चुनार पर विजय हासिल करता है। चुनार, चुनार अभियान में जो है, चुनार के शासक कौन रहते हैं उस टाइम? अफगान शासक कर रहा था यहाँ पे, अफगान। और मुगल सेनापति, मुगल सेनापति था, उनका नाम था अब्दुल्ला खां, अब्दुल्ला खां। 1561-62, 1563 में जो है कोई अभियान नहीं हुआ है। इसका भी वजह है, लेकिन मैन से रिलेटेड बात है। 1564 देखिए, (1562) में भारमल का और जयमल का भी हुआ है। अच्छा चलिए लिखिए, तो 1564 पहले देख ही लेते हैं। 1564 में जो है गोंडवाना, गोंडवाना, गोंडवाना प्रदेश पर अभियान करता है। और इस टाइम जो है शासक रहते हैं वीर नारायण और दुर्गावती, वीर नारायण और दुर्गावती। और मुगल सेनापति आसफ खां इसका नेतृत्व कर रहे थे, आसफ खां। (1562 ईस्वी में ही जो है आमेर के शासक थे कौन? भारमल। इन्होंने तो स्वेच्छा से ही अधीनता स्वीकार कर ली थी भाई, इसकी बढ़िया से लिख लीजिएगा। तो ये जो है कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, डायरेक्ट जो है स्वेच्छा से अधीनता, यानी आत्मसमर्पण, सीधा लिख देता हूं, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार किया है, अधीनता स्वीकार। कर लिया है। 1562 ईस्वी में ही जो है मेड़ता के शासक था, मेड़ता शासक का नाम था जयमल, इनके लिए अभियान हुआ है। और अभियान के क्रम में मुगल सेनापति कौन था? तो मुगल सेनापति थे
जिनका नाम था सरफुद्दीन। सरफुद्दीन, ठीक है, 1562 में। 1564 ईस्वी में गोंडवाना में हुआ है। 1568 ईस्वी में जो है मेवाड़ के शासक थे उदय सिंह, इनके विरुद्ध अभियान हुआ है। और इनके विरुद्ध अभियान जो है डायरेक्ट स्वयं अकबर ही करता है। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। इनके विरुद्ध जो अभियान है 1568 में मेवाड़ के विरुद्ध जो अभियान है स्वयं अकबर ही करता है, ध्यान रखिएगा। और आमेर के राजा भारमल जो है स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार किया है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। क्लियर। 1568 1569 में जो है 1569 एक मिनट 1569 ईस्वी में रणथंभौर के शासक का नाम था सूरज नारायण। इनके विरुद्ध सैन्य अभियान हुआ है। और इनके विरुद्ध सैन्य अभियान में जो है मुगल सेनापति था भगवान दास एंड अकबर, ठीक है, मुगल सेनापति था। 1569 ईस्वी में ही जो है कालिंजर पर विजय भी हुआ है। कालिंजर, और यहां पे जो है शासक था रामचंद्र। और मुगल सेनापति जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था मजनू खां काकशाह। 1570 ईस्वी में मारवाड़ के शासक थे राव चंद्रसेन। और मुगल सेनापति थे जो इनके, तो राव चंद्रसेन भी जो है मारवाड़ शासक राव चंद्रसेन, इन्होंने भी जो है स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार किया है 1570 में। और 1570 में ही जो है 1570 में मारवाड़, जैसलमेर, और बीकानेर तीनों, सब राजस्थान वाला तीनों। और यहाँ के शासक कौन है? हरि राय और कल्याणमल। जैसलमेर के हैं हरि राय और बीकानेर के हैं कल्याणमल। इन सब ने क्या किया है? तीनों ने स्वेच्छा से जो है अधीनता स्वीकार कर लिया। क्लियर बात? देखते चलिए कैसे अकबर का इस मतलब साम्राज्य का विस्तार करने की जो नीति है ना, एकदम तहलका वाला है। खोप से ही राजपूतों लोग जो है डायरेक्ट अधीनता स्वीकार कर रहा। चलिए 1571 से 73 के बीच जो है गुजरात के शासक थे मुजफ्फर खां तृतीय। मुजफ्फर खां
तृतीय। इनके विरुद्ध जो है मुगल सेनापति थे खाने आजम, पेन का क्या करे, खाने आजम प्लस अकबर। 1574-76 के दौरान जो है बिहार और बंगाल, बिहार प्लस बंगाल, यहाँ पे शासक कौन था? दाऊद खां। दाऊद खां, इसको अच्छे से देखेंगे भी हम लोग। दाऊद खां। और मुगल सेनापति थे जो नेतृत्व कर रहे थे मुनीम खां। 1576 में जो है हल्दी घाटी और यहाँ के शासक थे राणा प्रताप। इस पर भी सैन्य अभियान किए हैं हल्दी घाटी के विरुद्ध। और कौन थे मुगल सेनापति? तो मुनीम खां, सॉरी मानसिंह था भाई, यहाँ पे मानसिंह और आसफ खान। मानसिंह प्लस आसफ खान। मानसिंह के बारे में आपको बताएंगे हम, इसका भी कहानी कुछ जुदा जुदा से, ठीक है। नेक्स्ट 1581 ईस्वी में, 1581 ईस्वी में जो है काबुल पर भी विजय हासिल करता है, काबुल। और यहाँ पे शासक रहता है हकीम मिर्जा। और नेतृत्व जो है, नेतृत्व कर रहे थे मान सिंह, मुगल सेनापति की तरफ से मान सिंह प्लस अकबर। 1581। 1586 में जो है, 1586 में कश्मीर के शासक थे जिनका नाम था यूसुफ खां या याकूब खां भी था यार, याकूब खां। इनके विरुद्ध जो है अभियान में नेतृत्व कर रहे थे भगवान दास और कासिम खां, मुगल सेनापति की तरफ से भगवान दास प्लस कासिम खां। 1586। 1591 में जो है 3 क्षेत्र हैं, उड़ीसा, खानदेश, सिंध। 1591 में उड़ीसा, खानदेश और सिंध तीनों पे विजय हुआ है, सैन्य अभियान किया गया है। सिंध, उड़ीसा के शासक थे निसार खां, खानदेश के शासक थे अली खां और सिंध के शासक थे जानी बेग। तो ये जो अली खां थे ये तो स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लेता है, स्वेच्छा से। और इन दोनों के विरुद्ध जो है अभियान का नेतृत्व किया था इन उड़ीसा वाले जो निसार खां थे, इनके विरुद्ध किए थे मान सिंह। और सिंध के विरुद्ध जो है अब्दुल रहीम खाने खाना किए थे, अब्दुल रहीम खाने खाना, ये नेतृत्व कर रहे थे।
1591 में, ये तीनों। 1595 ईस्वी में जो है कंधार पर सैन्य अभियान किया गया है, कंधार। और कंधार के शासक थे मुजफ्फर हुसैन। मुजफ्फर हुसैन। और इसका नेतृत्व मुगल सेनापति सूबेदार शाह बेग कर रहे थे। सूबेदार शाह बेग कर रहे थे 1595। ठीक है, हमको पहुंचना है 1601 तक। और 1600 ईस्वी में जो है अहमदनगर पर सैन्य अभियान हुआ है, अहमदनगर। और यहां के उस टाइम शासक थे बहादुर शाह। बहादुर शाह और चांद बीबी। चांद बीबी, इनके विरुद्ध जो है मुगल सेनापति जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था शाहजादा मुराद और अब्दुल रहीम खान खाना। शाहजादा मुराद प्लस खाने खाना, ये नेतृत्व कर रहे थे। और लास्ट में 1601 ईस्वी में जो है असीरगढ़ की वाले बात आपको बताया ही, जो 1601 ईस्वी में जो है ये लास्ट विजय रहा है। ये 1601 में असीरगढ़। और यहाँ के शासक थे मीर बहादुर। इन्होंने जो है और इस अभियान का नेतृत्व अकबर ही कर रहा था। और अकबर का ये अंतिम अभियान था, नेतृत्व जो था अकबर ही कर रहा था। अकबर, और विजय भी प्राप्त किया था अकबर ही कर रहा था। ठीक है, तो ये आपने देखा अकबर के साम्राज्य विस्तार के बारे में। अब कुछ कुछ जैसे कि मैंने बताया, मालवा हो गया, बिहार बंगाल पर भी जो विजय हुआ है, इससे थोड़ा एक नज़र डाल लेते हैं अच्छे से क्या मतलब कहानी है, तो उसको एक बार सुन लीजिए। जैसे कि मैं हेडिंग डाल रहा हूँ मालवा विजय या मालवा अभियान। मालवा विजय जो हुआ है तो आपको बता दूं, जो 1561 ईस्वी में जो है पहला प्रयोग जो है अकबर साम्राज्य विस्तार का यहीं से शुरू किया। और इस समय जो है मालवा का शासक रहता है बाज बहादुर शाह। मालवा का शासक जो रहता है, तत्कालीन शासक, उनका नाम रहता है बाज बहादुर। और ये बाज बहादुर जो है मतलब अधिकांश समय जो है संगीत और अपनी पत्नी पर व्यतीत करता था। इसका दो ही प्रेमी था, एक संगीत, दूसरा इसके पत्नी, जिनके नाम थी, बड़ा खूबसूरत थी लेडीज, वो रूपमती। संगीत पर ध्यान देता था और रूपमती पे ध्यान देता था। अधिकतर समय जो है यहीं पे व्यतीत करता था। इसके कारण जो है राज्य में जो है मतलब अव्यवस्था थी। और मालवा गुजरात और दक्षिण विजय के मार्ग में अवरोधक भी बना हुआ था। मालवा जो था इलाका, ये गुजरात प्लस दक्षिण, इन दोनों के लिए अवरोध का कार्य कर रहा था, अवरोध भी पैदा कर रहा था। इसलिए जो है अकबर ने मालवा के विरुद्ध जो है अभियान किया है। और इस अभियान का नेतृत्व जो है, इस अभियान का नेतृत्व वही पेटीकोट शासन में जो चल रहा था महम अनगा, तो महम अनगा के ही पुत्र था, महम अनगा के पुत्र जिनका नाम था अधम खां।
यही नेतृत्व कर रहा था, मुगल सेना का नेतृत्व यही कर रहा था। इसने बाज बहादुर को पराजित करके मालवा पर अधिकार कर लेता है। लेकिन ये बंदा बड़ा चालाक रहता है। ये क्या करता है, जो यहाँ से जो भी लूट धन प्राप्त करता है वो मुगल खजाने में जमा करने से जो है मना कर देता है। तो मना कर देता है तो फिर जो है इसे अकबर नाराज हो जाता है और इसे मार देता है, मृत्युदंड दे देता है। और आपको बता दूं, जो ये रानी रूपमती जो है, रानी रूपमती, ये अपनी सम्मान की रक्षा के उद्देश्य से जो है मतलब कुत्सित इरादों से बचने के लिए जो है ये जहर खा लेती है, मर जाती है, जहर खा के मर जाती है। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। और फिर यहां पे अधम खां को क्या कर देता है, अकबर पहुंचते हैं। अकबर जो है मालवा नेतृत्व करता है, ये मतलब राजकोष में जब जमा नहीं करता है तो अकबर यहाँ पे खुद पहुंच जाता है। कहाँ, मालवा में अकबर आ जाते हैं, स्वयं पहुंचता है। अकबर स्वयं मालवा में पहुंचता है। अधम खां को क्या देता है, अधम खां को देता है मृत्युदंड, और एक और बंदा था पीर मुहम्मद को सूबेदार बना देता है। अहमद खां को मृत्युदंड और पीर मुहम्मद को सूबेदारी, पीर मुहम्मद को सूबेदार नियुक्त करता है। लेकिन इसको तो सूबेदार नियुक्त कर दिया, लेकिन ये एक अयोग्य सूबेदार सिद्ध होता है। ठीक है ना, अयोग्य सूबेदार सिद्ध होता है, अच्छे से चला नहीं पाता है। तो अयोग्य जो ये सिद्ध हो जाता है तो फिर क्या होता है, जो पीर मतलब अब अयोग्य है तो नहीं चला पा रहा है तो कुछ तो होगा ना, बाज बहादुर बैठा थोड़ी रहेगा। बाज बहादुर फिर से जो है मालवा पर अधिकार कर लेता है, बाज बहादुर अधिकार कर लेता है। अब अधिकार कर लेता है, लेकिन यह अधिकार जो है कुछ ही दिन रहता है। अंत में बाज बहादुर ने जो है अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है और अकबर जो है इसे 2000 का मनसबदार बना देता है। 2000 का मनसबदार था, ये मनसब मिलता था। ठीक, ये मनसबदार के बारे में आपको बताएंगे। क्लियर बात। तो ये रही मालवा विजय की कहानी। अब आप बिहार और बंगाल विजय वाले बात को भी थोड़ा देख लीजिए। थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है, लेकिन देख लीजिए, बस 2 मिनट लगेगा आपको। बिहार एवं बंगाल विजय कब हुआ है, तो 1574-76 के पीरियड में। आपको बता दूं, जो स्टार्टिंग में जो है सुलेमान कर्रानी बिहार और बंगाल पर अकबर के अधीन में शासन करता था। सुलेमान कर्रानी ये जो है स्टार्टिंग में अकबर के अधीन शासन क्या करता था, लेकिन जैसे ही कर्रानी की जो है मृत्यु होता है, इसका मृत्यु होता है कि इसके बेटा का नाम था, मृत्यु होने पे जो है देखरेख करने लगता है। दाऊद नाम का बेटा था, उसका पुत्र था, कर्रानी का पुत्र था दाऊद। ये जो है यहाँ सुलेमान कर्रानी की मृत्यु के बाद दाऊद जो है क्या करता है,
जो इस प्रदेश को स्वतंत्र घोषित कर देता है, स्वतंत्र प्रदेश घोषित कर देता है। और बता दूं, जो दाऊद खान ने जो है पटना के मुगल किले पर भी आक्रमण किया है। स्वतंत्र प्रदेश घोषित करता है, स्वतंत्र प्रदेश घोषित करता है और पटना के मुगल किले पर जो है आक्रमण करता है, मुगल किले पर। आक्रमण, अब भाई जब किसी के घर पे आक्रमण करोगे तो कोई बैठा रहेगा, तो फिर जो है आक्रमण करता है। ऐसी खबर जो है अकबर तक पहुंचता है। अकबर ने 1574 ईस्वी में जो है अकबर जो है 1574 ईस्वी में जो है क्या करता है, मुनीम खां के नेतृत्व में मुगल सेना को तैयार करता है। और तैयार करने के बाद मुगल सेना को दाऊद को हराने के लिए जो है मुनीम खां के नेतृत्व में सेना को भेज डालता है। और जैसे ही यह खबर जो है दाऊद सुनता है कि दाऊद बिहार से फुर्र हो जाता है, दाऊद बिहार से क्या हो जाता है, भाग जाता है, बिहार से बंगाल भाग जाता है, बंगाल चला जाता है। और 1575 ईस्वी में बंगाल में सुवर्ण रेखा नदी के किनारे पर स्थित एक जगह था तुकराई। इसको कहाँ लिखूं भाई, बंगाल में सुवर्ण रेखा नदी अभी भी है भाई, सुवर्ण रेखा नदी, इसके किनारे पर एक स्थान है तुकराई। तुकराई, इसी स्थान पर जो है, तुकराई नामक स्थान पर जो है मुनीम खां जो है दाऊद को परास्त करता है और दाऊद को परास्त कर देता है। यहाँ पे दाऊद परास्त हो जाता है। और जुलाई जुलाई 1576 ईस्वी में दाऊद की मृत्यु हो जाता है, मृत्यु। और इस तरह से जो है 1576 ईस्वी में 1576 ईस्वी में ही बिहार और बंगाल दोनों जो है अकबर के एकाधिकार में आ जाता है। क्लियर बात, ठीक है। और एक गटकटगा गोंडवाना प्रदेश वाला जो इलाका था, जो कि जबलपुर के पास का क्षेत्र था, यहाँ जो है यहाँ के राजा की मृत्यु के बाद जो उसकी विधवा पत्नी रानी दुर्गावती राज कर रही थी। और अकबर के समय में जो है करा इलाहाबाद को बोलते थे, सूबेदार था उस टाइम आसफ खां, जो है दमोह के पास रानी दुर्गावती को पराजित करता है। पराजित होने के बाद जो है ये लेडीज जो भी जो है रानी दुर्गावती को जो है बंदी बनाए जाने का मतलब डर हो जाता है, तो इसने जो है अपने आप को स्वयं जो है छोरा घोंप लेती है और आत्महत्या कर लेती है। गढ़कटंगा पर भी अकबर का जो है राज स्थापित हो जाता है फिर यहीं से। ये गोंडवाना प्रदेश है, आपको बता चुका हूँ। तो मेनली जो है हम लोग अकबर के बारे में साम्राज्य नीति को अब देख लिए हैं। अब इनके धार्मिक नीति पे अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।